चलिए हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन, है ना। चलिए अंजलि माइक ऑन कीजिए अपना। नहीं ऑन करेंगे। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताइए स्फीयर के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताइए स्फीयर के लिए क्या होगा। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। चलिए माइक अपना ऑफ कीजिए आप। सोनू सुमन आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होता है। देखिए नहीं याद किए 2/5 m² और स्फेरिकल सेल के लिए होता है आपका 2/3 m²। जब तक देखिए याद नहीं कीजिए तो कैसे काम चलेगा, वो याद करना ही है हर हाल में। इसके बाद चलिए प्रणव श्री आप माइक ऑन कीजिए अपना। प्रणव श्री अपना माइक ऑन कीजिए। नहीं ऑन कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद और एक आध उससे पूछ लेते हैं। माधुरी कुमारी आप बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का क्या होता है, यानी स्फेरिकल सेल का क्या होता है। 2/5 m²। चलिए आप बताइएगा हाँ। रॉड के एंड से क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड ऑफ रॉड ml²/3। क्या। ml²/3। चलिए वेरी गुड, सही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अब। चलिए इसके बाद बताएंगे गौरव। गौरव अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है हॉलो स्फीयर का क्या होता है, अबाउट डायमीटर या सेंटर। हाँ 2m²/3। चलिए आप बताइएगा स्फीयर के टेंजेंट क्या अलाउंग बताइएगा। स्क्वायर के 10 5/3 m²। फिर से स्फीयर के टेंजेंट, हॉलो स्फीयर नहीं। स्फीयर अच्छा मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। 7/5 m²। ठीक है 7/5 m²। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए, याद हो गया है आपको, है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं ना, बहुत लोग सुना ही दिए हैं। देखिए अब हम लोग जो है ना पढ़ लिए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका क्वेश्चन भी बना लिए हैं, है ना। बाकी सब भी देख लिए हैं कि आखिर क्या होगा, जो बात समझ लिए अच्छी तरह से। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के लिए था, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या टर्म होता है वो आपको समझ में आ गया है अब हर हाल में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या मास के बदले आता है रोटेशनल मोशन में। फिर से मैं बोल रहा हूँ देखिए लीनियर मोशन में मास जो होता है ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका मास होगा, तो उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ाने के पहले हम आज क्या करते हैं, बहुत सारा फार्मूला आपको याद करवाते हैं। और वह बहुत सारा फार्मूला क्या हो सकता है, तो वह बहुत सारा जो फार्मूला है आपका लीनियर मोशन में जो जो फार्मूला पढ़े हैं उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, है ना। जो जो आप लीनियर मोशन में पढ़े हैं सबको हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लाइन एक खींच देते हैं सीधा सीधा बीचों बीच,
और इधर लिनियर मोशन लिख रहे हैं, है ना, और इधर रोटेशनल मोशन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन यूज कर रहे हैं। अगर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है, लेकिन समझने की कोशिश आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं बताता हूं, यहाँ सबसे पहला टर्म आप यूज करते थे इसमें लिनियर मोशन में मास, इसी का नाम है इनर्शियल, इनर्शियल मास। इसको हम लोग एम केजी से डिनोट करते थे, यस आई यूनिट केजी, आई एम फॉर मास। उसी तरह से यहाँ पर पहला जो है यूज होगा रोटेशनल मोशन में, क्या यूज होगा उसको समझ लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज होता है। और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है डिनोट होता है, जनरल फार्मूला एम आर स्क्वायर होता है। जनरल फार्मूला मतलब पार्टिकल के लिए, तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अभी का अभी तुरंत याद करते चलिए कि मास के बदले वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास के बदले क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दिमाग में दोहराते चलिएगा, साथ साथ याद कर लीजिए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और यह डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स मीटर से डिनोट करते थे जनरली, याद कर लीजिए। और इसी को कहते हैं लिनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके बदले यहाँ पर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते हैं इसको क्या डिनोट करते हैं? थीटा, एंगल से, थीटा रेडियन, यस यूनिट इसका रेडियन होता है। यानी अगर आपका पंखा घूम रहा है तेजी से तो चल रहा है, तो चल रहा लिनियर मोशन में डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, वो रोटेशनल मोशन, एक चक्कर मारा 360 डिग्री, दो चक्कर मारा 720 डिग्री, रेडियन में बोलिएगा तो एक चक्कर मारा 2 पाई रेडियन, और आपका फिर 4 पाई रेडियन, इस तरह से। तो रोटेशनल मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, पंखा चल रहा है लेकिन वो कैसे आपका करता है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा देखिए, यहाँ हम लोग वेलोसिटी वर्ड पढ़ते थे और v बराबर जानते थे dx अपॉन dt, याद कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जानते थे। यहां पर उसके बदले आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, इस बात को समझ लीजिए। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये डी थीटा बाई डी होगा, इस बात को समझ लीजिए। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड होगा। यानी कि याद कीजिए, आप लिनियर मोशन में तेजी से दौड़ते थे, लिनियर मोशन में क्या करते थे? तेजी से दौड़ते थे, तो मीटर पर सेकेंड dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब पंखा धीरे धीरे चल रहा है या तेज में घूम रहा है, आपका साइकिल का चक्का तेज में घूम रहा है कि धीरे धीरे घूम रहा है, इन सभी को एक्सप्रेस किस में करेंगे? तो आपका रेडियन पर सेकेंड में यूज करेंगे। किस में करेंगे? रेडियन पर सेकेंड में यूज करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आए बात समझ में? तो हाँ, रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से यहाँ चौथा टर्म होगा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। देखिए सारा वर्ड को कन्वर्ट करें, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होगा आपका, जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा ये बराबर होता है आपका dv अपॉन dt। देखिए ध्यान से, आने की मीटर पर सेकंड, यहाँ उसके बदले आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ अल्फा से डिनोट होता है, डी ओमेगा बाई dt होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस बात को समझ लीजिए। उसी तरह से एक टर्म यहाँ आता था पांचवा में, मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। P बराबर होता था मास इनटू वेलोसिटी, याद कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ पांचवा टर्म आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं। आप
चलिए कौन बताएंगे, किन से पूछे हम? चलिए गौरव, आप माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इसके पहले कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, क्योंकि रोटेशन पढ़े ही नहीं है। तो अब आप ये बताइए, दिमाग लगाइए, लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको दिमाग लाना है। और देखिए ऊपर सबका आंसर लिखा हुआ है, मास के बदले क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी के बदले क्या यूज करते हैं एंगुलर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के बदले जो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी के बदले क्या आया यहाँ, ओमेगा एंगुलर आया, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। बात समझा गया? तो यस सर। फार्मूला नहीं याद है फिर भी याद हो जाएगा, दिमाग लगाइए तब, आई ओमेगा, बाकी सब लोग भी समझ रहे होंगे बात को। तो अभी तो मात्र 5 फार्मूला हम यहाँ लिखे हैं, उससे ज्यादा कुछ किए ही नहीं है। अभी तो फार्मूला का भंडार बाकी है, देखते रहिए, आगे समझते रहिए। तो ये 5 फार्मूला आप लोग के दिमाग में आ गया होगा। अब हम याद कर लिए तुरंत, क्योंकि मिटा रहे हैं, लिखने का समय आपको नहीं मिलेगा, लिखने का काम बाद में करना है। तो 5 फार्मूला लिख लिए हैं आप लोग। लीनियर मोशन का फार्मूला सोचिए, और उसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा रोटेशनल मोशन या एंगुलर में, जो भी आप कह सकते हैं उसको। तो हम लोग 5 फार्मूला देख चुके हैं, आखिर क्या है। चलिए तो आगे का भी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अब बताते हैं, आगे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, है ना। देखिए 6ठा नंबर में फार्मूला देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फिर से घेर देता हूं। देखिए यूनिफॉर्म जो मोशन होता था, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में मात्र एक फार्मूला होता था, एक्स बराबर वेलोसिटी गुणे टाइम। याद कर लीजिए, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में मात्र एक फार्मूला होता था, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर उसके बदले आएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। उसमें फार्मूला इसके बदले क्या लिखेंगे, ये 6ठा फार्मूला है। तो 6ठा फार्मूला इसमें क्या लिखेंगे यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन के लिए। तो देखिए एक्स के बदले क्या आता है, थीटा, भी के बदले क्या आता है, ओमेगा इनटू टी। देखिए फार्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था आपका, याद कर लीजिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक 7वां फार्मूला यहाँ है, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। 8वां फार्मूला होता था v बराबर यू प्लस ए टी होता था। 9वां फार्मूला होता था v स्क्वायर यू स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स होता था। 10वां फार्मूला होता था, याद कर लीजिए यहाँ पर क्या, जो 10th फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स। और जो आपका एक फार्मूला एक्सटेंट का होता था, याद कर लिए, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, यू प्लस ए बाई 2 और 2n-1, ये सब फार्मूला लीनियर मोशन में होता था। तो नॉन यूनिफॉर्म उसी तरह से यहां पर होगा, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, रोटेशनल रोटेशनल मोशन, इसमें भी फार्मूला उसी तरह से होगा नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में। तो देखिए 7वां फार्मूला, 8वां फार्मूला, 9वां फार्मूला और 10वां फार्मूला। देखिए अब हमको बदलने की इच्छा नहीं है, आप लोग से पूछेंगे। चलिए माधुरी कुमारी, सबसे पहले आप बताइए, ये 7th का फार्मूला अगर रोटेशन में हम क्या कन्वर्ट करके लिखें, आप बोलिएगा मैं लिखूंगा, बोलिए ओमेगा जल्दी से। टी, ओमेगा टी। 1 मिनट, LHS RHS दोनों बोलना है, पहले इक्वल के इस साइड बोलिए क्या लिखें।
थीटा चलिए थीटा इक्वल टू, दोनों बोलना है, बोलिए अब आगे, हम लिखने के लिए तैयार हैं। ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेरी गुड। अभी तो मतलब कि अभी रुक रुक के बोल रहे हैं, अगले क्लास में डायरेक्ट बोल देना है, इतना रख करके रखना, बस समझ लीजिए आपका कहानी खत्म हुआ। इसके बाद हैप्पी राज 8 नंबर फार्मूला को बदल के दिखाइए आप, बोलिए जल्दी से हैप्पी। आप नहीं बोलिए तो दूसरा बारी आ जाएगा। ओम प्रकाश आप बोलिए जी। ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 8 के बदले बोलना है आपको, v बराबर u प्लस ए टी के बदले। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा ओमेगा टी। 1 प्लस अल्फा टी। बात आ गया समझ में? चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब आप। और कौन बोलेंगे? प्रणव श्री आपके पास आवाज जा रहा है? लगता नहीं जा रहा है। और तो कोई नहीं बोलेंगे है ना? शुभम राज यस सर। आप बोलिए। ई स्क्वायर यू स्क्वायर 2x को बदलिए, ओमेगा 2 स्क्वायर बोलते जाइए। इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आगे बात समझ में? तो एक हम लिख देते हैं, बाकी लोग को समझ में आ गया, हमको पता है पहले से। थीटा nth जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा बाई 2 और 2n-1। यानी कि हम आपसे वो फॉर्मूला पूछेंगे, ये वाला नहीं पूछेंगे। ये तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में जल्दी से चला जाए, याद हो जाए आपको, लेकिन हमको तो मेन फॉर्मूला वो पूछना है। तो देखिए यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग अभी बहुत सारा फॉर्मूला लिखना बाकी है। 11 नंबर में आप जो है ना फोर्स इधर पढ़े होंगे, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जो काम लिनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। सब बाद में फिर देखेंगे डिफिनीशन, है ना? तो फोर्स के बराबर m में तो टॉर्क के बदले क्या होगा? आई अल्फा। क्या होगा फॉर्मूला यहाँ? आई अल्फा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। 11 के बाद 12 नंबर में आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं। वर्क डन आप क्या जानते हैं? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन जानते हैं, लिमिट अपने हिसाब से। तो यहाँ रोटेशनल वर्क डन क्या होगा? रोटेशनल वर्क डन, वर्क डन। देखिए अब रोटेशन में तो लिनियर मोशन होता नहीं, फोर्स लगता नहीं है, तो यहाँ टाउ यानी टॉर्क आई इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिमिट रखिएगा क्या? यहाँ पर लिमिट रखिएगा x1 से इंटीग्रेट करके x2 तक ले जाइएगा। यहाँ θ1 से इंटीग्रेट करके θ2 तक ले जाइएगा। बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं? जो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कष्ट रहा होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं और आप लोग बाद में उतार करके सारा फॉर्मूला लर्न कर लेना है और तब फिर अगले क्लास से तो मजा आ जाएगा। आज से ही मजा आ जाएगा। सारा क्वेश्चन बनाएंगे अभी तुरंत। फार्मूला को दिमाग में सेट करते चलिए उधर हम क्या कर रहे हैं, और जो भी लिखे उसको 2-4-5 बार दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर काम कीजिए। देखिए सारा काम एकदम बिल्कुल सही सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन में जो फार्मूला हो गया, एक फार्मूला थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एक हो गया थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एक हो गया ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, और एक हो गया ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और एक थीटा n था इक्वल टू हो गया ओमेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 और 2n-1।
इतना सारा फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए अभी और फॉर्मूला बाकी है, अभी हदसने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अभी बहुत बाकी है। तो हम लोग वर्क डन तक पहुंच गए थे। अब बताइए एक फॉर्मूला होता है पावर का, यहाँ पावर होता है dw/dt यानी f इंटू dx/dt, यहाँ पर होता है। ये हो गया था 12 नंबर, 13 नंबर ना, 13 नंबर में। तो देखिए इसी पावर को फिर हम फर्दर कहते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, या एफ भी कॉस थीटा भी कहते थे, याद कर लीजिए, वर्क और एनर्जी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 13 के बाद यहाँ 13 जो होगा आपको रोटेशनल पावर, रोटेशनल पावर, तो रोटेशनल पावर को जब लिखिएगा तो dw/dt ही पहला बार में लिखाएगा, लेकिन यहाँ टाउ इंटू डी थीटा बाई डी टी होगा, यानी टाउ इंटू ओमेगा होगा, याद कर लीजिए, टाउ इंटू ओमेगा होगा यहाँ पर, यानी टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। 14 में हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी, ऑफ मूविंग बॉडी, आपको फॉर्मूला पता है 12 mv²। अब 14 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी यानी रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो के बराबर होगा 12 I ω²। देख लीजिए ध्यान से, लीनियर मोशन में और कोई फॉर्मूला आप जानते हैं जिसको मैं रोटेशन में बदल सकता हूँ? लीनियर मोशन का और कोई फॉर्मूला बोलिए जो पढ़े हैं। देखिए लीनियर मोशन में एक होता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था? लीनियर मोमेंटम, और हम लोग लिखते थे पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, यानी m2 v2 इक्वल टू m1 v1, ऐसे लिखते थे फॉर्मूला में, याद कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगे, यानी कॉलिजन अब आ गया रोटेशन में भी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर होता है L फाइनल बराबर L इनिशियल, यानी I2 ω2 I1 ω1। यहाँ पर देखते हैं सब सिमिलर है, ध्यान से आप सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो फिर तो सजा तो मिलेगा आपको। देख लीजिए ध्यान से, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक आप पढ़ते थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद कीजिए उसमें क्या था, यहाँ फोर्स बराबर था dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। उसी तरह से यहाँ पर 16 में होगा न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन, रोटेशन, और टाउ बराबर होगा यहाँ पर dl/dt होगा, क्या होगा आपका dl/dt होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा आपका dl/dt होगा, इस बात को समझ लीजिए। देखिए 17 में सबसे लास्ट कर रहे हैं, एक होता था इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स, और इम्पल्सिव फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो फोर्स इंटू dt का इंटीग्रेशन होता था, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स कहते थे। यहाँ पर होगा एंगुलर इम्पल्स, 17 नंबर में क्या होगा आपका रोटेशनल या एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स, यहाँ पर क्या होगा टॉर्क यानी टाउ इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा आपका। बात समझ गए होंगे। ये सभी फॉर्मूला जो है आपको कन्वर्ट करके लाए, यानी कि आप ये सोचिए
कि हम लोग 6 महीना 7 महीना में हम लोग क्या पढ़े, शुरुआत से लीनियर मोशन से चलते 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 रोटेशन तक एंट्री किए। जितना चीज आप रोटेशन तक आने के पहले लीनियर मोशन में पढ़े हैं, रोटेशन में उन सभी चीजों का रोटेशनल मोशन के टर्म में पढ़ना है। यही तो रोटेशन है। तो आप बताइए कि यहाँ तक आने में इतना समय लगा, रोटेशन 1 महीना पढ़ाएंगे। अगर रोटेशन पहले पढ़ाते तब क्या होता, लीनियर नहीं। जो बच्चा लीनियर मोशन नहीं पढ़ा है वो रोटेशन की बात करे कि सर हमको रोटेशन पहले समझा दीजिए, नहीं तो हम तो समझा ही देंगे कि कैसे पढ़ना है। नहीं, आपको समझ में आए चाहे नहीं, ये बात समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि बिना इसके पहले रोटेशन आप पढ़ नहीं सकते हैं, बस सोच लीजिए। यही तो फीस में एक प्रॉब्लम है कि आपको शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। तो इसको तो आपको बाद ही में लिखना है, अभी तो फिलहाल हम मिटा रहे हैं। और अब हम इलोबरेट करेंगे इतना फॉर्मूला के बाद धीरे धीरे, यानी कि आपका क्या, हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर आ रहे हैं, है ना। रोटेशनल काइनेमेटिक्स को फिर से हम लोग शुरुआत से डिराइव करेंगे सारा टर्म को, है ना। ये तो फार्मूला याद करने का तरीका बताए थे कि टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा होता है। यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है टॉर्क बराबर डीएल बाई डी होता है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई ओमेगा होता है। ये सब बात बताए हैं, लेकिन कुछ रिलेशन भी है जो लीनियर और रोटेशन को एक दूसरे में जोड़ता है। कुछ रिलेशन भी है जो लीनियर और रोटेशनल मोशन को एक साथ जोड़ता है, तो उन सभी फार्मूला को भी देखना पड़ेगा, है ना। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो लीनियर और रोटेशनल मोशन को एक साथ जोड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारा जो आज का मॉडर्न लाइफ है उसमें मशीन का बड़ा प्रचलन है ना। या आप जितना भी वर्क करते हैं, आप या मशीन के द्वारा वर्क करते हैं, उन सभी में डेली लाइफ में आप डेली जो यूज करते हैं सामान सिस्टम जो भी यूज करते हैं, उन सभी में ज्यादा लिनियर मोशन का यूज करते हैं आप लोग कि रोटेशनल मोशन का यूज करते हैं, ये बताइए। आप लोग ये बताइए, डेली जो आप यूज करते हैं सारा सिस्टम, उसमें डेली रोटेशनल मोशन का ज्यादा यूज होता है कि लिनियर मोशन का। जैसे आपको पटना आना है तो क्या चीज का यूज कीजिएगा, तो रोटेशनल। आपका जितना भी व्हीकल चलता है सब में रोटेशनल मोशन, चक्का नाचते रहता है ना। उसको लिनियर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि डेली लाइफ में अगर मोशन की बात करते हो ना, तो लिनियर मोशन नहीं है जल्दी, सब जगह रोटेशनल। आप पैदल चलते हैं ना, वहां भी रोटेशनल होता है। करके सर कहाँ नाचते हैं, तो आपका पैर जो बेंड करता है ना, यहाँ ऐसे ऐसे, है ना, बार बार, यहाँ रोटेशनल मोशन टॉर्क नहीं लग रहा है क्या, पैर भी ऐसे ही बेंड करता है ना, जिसे हाथ हम कर रहे हैं अपना। यानी कि बात समझ लीजिए, रोटेशनल मोशन ईच एंड एवरी पॉइंट पर है, सभी जगह, है ना। रोटेशनल मोशन के बिना हमारा लाइफ ही नहीं है ना। तो अभी अब रिलेशन देखते हैं रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का। और यह रिलेशन जो है हम लोग 9th क्लास से जानते आए हैं, लेकिन समझते नहीं आए हैं। इसी चीज को आपको देखना है आज, है ना, कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में यूज कैसे करते हैं, वो देखना है आपको। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग जो है ना सर्किल 10th क्लास में पढ़ना चालू किए थे, याद कीजिए। सर्किल जो है 10th क्लास में पढ़ना चालू किए थे, और वहां पर हम लोग एक फार्मूला बड़ा अच्छे से डिफाइन किए थे आर्क का। अगर ये थीटा है और ये अगर आर्क है, जिसको एल से डिनोट करते थे, ये दूरी को, आर्क को यहाँ से यहाँ तक एल से, और ये आर रेडियस है। यहाँ आर जो है आपका रेडियस है ना, और एल जो है आपका आर्क है, और थीटा जो है आपका एंगल है। तो इन तीनों का रिलेशन देखिए, हम सिंपल और शॉर्टकट मेथड फार्मूला याद करने का टेक्निक सिखा रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अब बताइए, थीटा इक्वल टू हम लोग एल बाई आर पढ़े थे, याद कीजिए। ये फार्मूला होता था आर्क बाई रेडियस। तो एल इक्वल टू होता है आर थीटा। क्या होता है, आर थीटा। अगर दोनों तरफ टाइम से आप डिवाइड कर दें, यानी डी एल बाई डी टी कर दें, और आर तो रेडियस में, सर्कुलर मोशन में आर कांस्टेंट हो जाता है, तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा।
यानी ये v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर फिर से ये dv बाई dt कर लें और इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई अगर dt कर लें टाइम के साथ दोनों को डिवाइड कर दें तो a इक्वल टू आर अल्फा आ जाएगा। यानी कि सिमिलरली आप समझ सकते हैं यहाँ 3 इक्वेशन जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला इक्वेशन ये याद कर लेना है, इसी से देखिए हम तिरछा गुना करके ये इक्वेशन ले आए और आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लीनियर के बदले लीनियर, एंगुलर के बदले एंगुलर, रेडियस फिक्स है, लीनियर के बदले लीनियर, एंगुलर के बदले। और ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग याद करते हैं ना तब भूल जाते हैं। हम पूछते हैं कि बताइए रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इक्वल टू फार्मूला बता देते हैं a इंटू आर। ये सब नहीं भूलना है, क्योंकि आप 10th क्लास का दिमाग लगाइए सबसे पहले कि L इक्वल टू अगर r थीटा होता है तो लीनियर बराबर होगा रेडियस गुने एंगुलर, लीनियर बराबर होगा रेडियस गुने एंगुलर, लीनियर बराबर होगा रेडियस इंटू एंगुलर। बात समझ में आ गया? फार्मूला यहाँ पर ध्यान देखिए, रोटेशन में बहुत फार्मूला है। आपको फार्मूला अगर याद हो जाए तो कुछ क्वेश्चन बनने लगेगा। हम तो पूरा नहीं बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बात है जो क्लियर बता रहे हैं कि रोटेशन में जो है आपका फार्मूला बहुत है, सारा फार्मूला को दिमाग में बैठाना पड़ेगा तभी कुछ क्वेश्चन आपको बनेगा, पूरा नहीं कुछ क्वेश्चन। क्योंकि रोटेशन में प्रांगत हासिल करना हो तो बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये इक्वल टू आर थीटा हो गया। लेकिन वेक्टर के रूप में अगर दिखाते हैं तो वेक्टर के रूप में ऐसा फार्मूला होता है, यहाँ L इक्वल टू होता है थीटा क्रॉस आर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और V इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। जानते ही फार्मूला पर नीट 3 बार क्वेश्चन पूछा है, केवल क्रॉस प्रोडक्ट करवाता है। और जानते हैं आंसर कैसे देता है, आर क्रॉस ओमेगा करके भी एक आंसर निकालता है जो इसका उल्टा होता है नेगेटिव वैल्यू में। और मैक्सिमम लोग वही v इक्वल टू आर ओमेगा 9 से पढ़ता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा और आर ओमेगा कर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया अलग ना आंसर। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो और यहाँ जेई में भी पूछा था 20 में इस पर क्वेश्चन, ये इसी पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करवा रहा था केवल। तो ए इक्वल टू क्या हो गया वो समझ लीजिए, आपका क्या हो गया अल्फा क्रॉस आर हो जाएगा। उसी तरह से इस बात को ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको बात बनेगी कैसे, ये बात आप खुद समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आखिर क्या होने वाला है, जो आए बात समझ में। तो ये फार्मूला इतना देख लिए, अभी और भी फार्मूला बाकी है, टेंशन मत लीजिए। इन सभी फार्मूला को भी रिलेशन है लीनियर और रोटेशन में, उस रिलेशन का इन सभी फार्मूला को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फार्मूला का समरी हम बना दिए हैं जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा हर हाल में। इसके बाद अगर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इसके बाद फिर 2 फार्मूला और हैं। एक है एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है R क्रॉस P होता है, ये भी फार्मूला होता है एक डिफाइंड टर्म में। यानी एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है आर पी साइन थीटा होता है, और यही L बराबर होता है mvr साइन थीटा होता है। और आप लोग केमिस्ट्री वाले सर आपको सिर्फ mvr याद करवाते हैं, पता नहीं क्यों याद करवाते हैं, हम तो याद करवाएंगे mvr साइन थीटा। आप लोग याद किए होंगे कहाँ पर, केमिस्ट्री में एटॉमिक में, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है। हम तो जानते हैं mvr साइन थीटा होता है और आप लोग mvr जानते हैं, दोनों में तो थोड़ा अंतर हो गया। अब mvr केमिस्ट्री वाले क्यों याद करवाते हैं वो रीजन आपको नहीं बताएं, लेकिन हम आपको समझाते हैं क्यों याद करवाते हैं। जो याद कीजिए यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में जब आप रहेंगे और किसी पोजीशन पर रहिए, आप मान लिया कि आप इस पोजीशन पर है सर्कुलर मोशन में, है ना, इस पोजीशन पर हैं, तो वेलोसिटी आपका इधर होगा, ये बात समझ में आ गया है आपको। रेडियस आपका ये होगा, दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो केमिस्ट्री वाले सर जब एटॉमिक में इस बात को पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। जब सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमते रहता है तो रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच ऑलवेज एंगल 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए सर हमेशा MVR करते हैं। लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, MVR साइन थीटा होता है, क्योंकि
कभी कभी एंगल भी आपको धोखा दे जाएगा, एंगल दिया रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला, क्योंकि आप MVR रट रहे हैं, दिमाग में एकदम प्रेशराइज होकर वो बैठ चुका है MVR, लेकिन MVR sin थीटा। याद रखिए इन सभी बातों को, ठीक है। बहुत सारा जो है कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो रहा है। उसी तरह से टॉर्क का भी डिफिनीशन है। टॉर्क इक्वल टू होता है आपका R क्रॉस F होता है ना, ये भी वेक्टर है टॉर्क, टाउ, टाउ से नोट करते हैं जो। और अगर स्केलर में लिखते हैं टॉर्क तो RF sin थीटा होता है, इस बात को समझ लीजिए। क्या होता है? RF sin थीटा होता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? RF sin थीटा होता है, इस बात को समझ लीजिए, RF sin थीटा, ठीक है, RF sin थीटा होता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि टॉर्क में ये भी फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी फार्मूला को आपको ध्यान से याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है, ठीक है। ये टॉर्क का फार्मूला है RF sin थीटा, है ना। ये सभी रिलेशन का फार्मूला था जो लीनियर और रोटेशनल मोशन को एक दूसरे में ज्वाइंट करता है। देख लीजिए फिर से एक बार, है ना, इसको रिवीजन कर लीजिए। ये सब फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सर ये रिलेशन वाला है फॉर्मूला एक का, बार फिर से तो बता हर दीजिए। हाल में आपको रिवीजन करके ही रखना है। देखिए मेहनत करेंगे जरूर सफलता मिलेगी, बस इतना ही याद करें। सर गौरव कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। सर ये टॉर्क वाला एक बार फिर से फॉर्मूला बता दीजिए। टॉर्क का जो फार्मूला होता है R क्रॉस F होता है, ये डिफाइन टर्म है, फिर टॉर्क पढ़ाएंगे वहां पर फिर से इसको डिफाइन करेंगे। अभी तो एक सिर्फ फार्मूला लिखे हैं ना, RF sin थीटा। अभी सब फार्मूला इसलिए लिखेंगे कि एक बार फार्मूला याद कर रखिएगा तो मजा आ जाएगा, आगे पढ़ाएंगे। अब सर सबको फिर पीछे से बारी I बारी, इंटू अल्फा ना दिखा। वो भी होता है, ये भी होता है, रिलेशन वाला फार्मूला है। वो रोटेशन वाला सिर्फ फार्मूला था, ये था देखिए फोर्स लीनियर, और आपका रोटेशनल में रिलेशन का फार्मूला है। हम पहले लिखे थे ना हेडिंग कि रोटेशनल और लीनियर में रिलेशन है, सारा फार्मूला सारा में देखिए है आपका रिलेशन वाला है। वहां भी तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखे थे, यहाँ भी लिखे हैं R क्रॉस P, MVR। आप लोग याद कीजिए, केमिस्ट्री वाले सर MVR सिर्फ याद करवाए थे, यस सर। वो कभी डिस्कशन किए ना, आप डिस्कशन किए कि MVR क्यों होता है। यहाँ तो पूरा होता है MVR sin थीटा होता है। तो बहुत सारे चीजों जो है ना, देखिए टीचर वहां गलत नहीं है ना, आप गलत हैं। वहां पर सिलेबस इस तरह से सेट था कि सिर्फ सर्कुलर मोशन में था, और वो भी आपको 90 डिग्री पर हमेशा था। तो 90 डिग्री पर था तो sin 91 हो जाता है। तो कितना आपको लोग को समझाया जाए, दिमाग लगाया जाए, ये बताइए ना पहले। इतना लंबा सिलेबस में आप सोचिए 10th और 11th 12th के सिलेबस को जोड़िए तो 2 साल हो जाएगा, लेकिन आपको सिलेबस पार नहीं लगेगा पढ़ते पढ़ते। आगे पढ़िएगा पीछे भूल जाइएगा। और देखिए जो 100% स्कोर करता होगा, इस बार भी जेईई मेन में 7 बच्चा जो है 300 में 300 नंबर ले आया, वो कहाँ का विस्फोट होगा पता नहीं, है ना। हमको बैठा दिया जाए फिजिक्स में 100 में 100 लाने में पसीना छूट जाएगा, और उसको 300 में 300 नंबर ले आया, तीनों चीज का मास्टर है। सोच लीजिए कितना मेहनत किया होगा वो, हर एक सिलेबस का हर एक पॉइंट याद होगा, तभी इतना नंबर आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और टेंशन लेने की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं, एकदम क्लियरली समझ लेते हैं आगे क्या करना है जो अब, है ना। देखिए अब हम लोग सीधा सीधा रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर आ जाते हैं, है ना। रोटेशनल काइनेमेटिक्स अभी आप समझे कहाँ हैं, अभी तो टर्म याद करवाए हैं, अभी टर्म का रिलेशन सिर्फ सिखाए हैं, अभी तो पढ़ना बाकी है। आप याद कीजिए, यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक्स में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टर्म को डिफाइन करते थे, उसके बाद वेलोसिटी टर्म को डिफाइन करते थे, फिर एल्सेशन वाले टर्म को डिफाइन करते थे, तो यहाँ भी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला टर्म है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यह जो है आपका थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा रेडियन से डिनोट करते हैं, ये बात याद कर लीजिए।
है ना। लेकिन याद कीजिए, इसी को आप याद करके रखना पड़ेगा कि 1 रिवोल्यूशन में, रिवोल्यूशन पूरा लिख देते हैं या 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई क्या होता है? रेडियन होता है। ये साइड की सब बात करेंगे हम लोग। दूसरा टर्म था जो एंगुलर वेलोसिटी था। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है आपका, वेलोसिटी यानी ओमेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, आप पूरा डिफाइन टर्म नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। लेकिन इसी को और इसको हम लोग यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिखते हैं, याद कर लीजिए। इसी को जनरल भाषा में आप लिख सकते हैं θ2 - θ1 बाई टाइम। याद कर लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, θ2 - θ1 बाई टाइम। ये भी फॉर्मूला आपका आ सकता है सम टाइम क्वेश्चन बनाने में, इसलिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका एवरेज के टर्म में। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू dt, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसा कि नहीं होगा। और अगर और दिमाग लगाते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू dt हो जाएगा। और यह इंटीग्रेशन जो होगा आपका T1 से लेकर के T2 तक का होगा। फार्मूला को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, फिर उसी तरह से आप एंगुलर एक्सेलरेशन जो जानते थे, और एक इसमें ये तो हुआ, ये दोनों का टर्म डिफाइंड टर्म है। देखिए इसका जो होता है ना, और भी यूनिट होता है, जनरल यूनिट, जनरल यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होता है, जनरल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक होता है आरपीएम होता है। इसको हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन या रोटेशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, आरपीएम है तो पर मिनट। और 1 आरपीएम बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, 1 आरपीएम बराबर वो क्या होगा, 2 पाई बाई 16 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये कन्वर्शन फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आंसर लाने के लिए हर हाल में इसी चीज का यूज करना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में आरपीएम टर्म ज्यादा यूज किया जाता है। एक टर्म है आरपीएस है, ये भी है आरपीएस है, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन पर सेकेंड कहते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड कहते हैं, पर सेकेंड कहते हैं। और लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन पर सेकेंड कह सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि 66 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए, है ना। तो इन सभी टर्म को आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। टर्म को थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहे हैं, पहले तो हम लोग सिंपली देखे थे, दोनों का रिलेशन में देखे थे, फार्मूला याद करने का टेक्निक बताए, क्योंकि हमको तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स मेनली पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद भी अभी बहुत सारा टर्म अभी बाकी है उसी तरह से, है ना। फिर इसका ग्राफ बाकी होगा, फिर इसमें बहुत सारे चीजें और भी है ना। चलिए अगर बात समझने की कोशिश किया जाए तो ज्यादा कुछ भारी नहीं हो सकता है, बस इतना ही सुन लीजिए और समझ लीजिए बात को। अब आगे चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, या इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। याद कर लीजिए, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, इसलिए वैसा हो जाता है। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जनरल व्यू में आप ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टाइम भी लिख सकते हैं एवरेज के टर्म में, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी आएगा। और तब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं आप
इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी और T1 से लेकर T2 तक, जैसे हम लोग वहां लीनियर में स्टडी करते थे, सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला को कोरिलेट करने करके दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए तो मजा आ जाएगा, बस इतने सोच लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये सब टर्म आप समझ गए हैं तो यहाँ से अब डिराइव भी फॉर्मूला कर सकते हैं। सारा फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद जो है देखिए इन सभी फॉर्मूला के बाद देखिए आपको ग्राफिकल व्यू में हम इसकी बात करते हैं। ग्राफिकल व्यू में, तो ग्राफिकल व्यू में सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू इसका कैसा होगा। ग्राफिकल व्यू, है ना, या फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब ये हुआ कि जैसे वहां पर हम लोग लिनियर में डिराइव करते थे ना कि x बराबर ut प्लस हाफ एक्स स्क्वायर कैसे आया, v इक्वल टू u प्लस at आया, तो फॉर्मूला भी यहाँ से डिराइव हो जाएगा। जो आप डायरेक्ट याद कर रहे हैं वो फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा इंटीग्रेशन मेथड से। यानी ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं उससे। देखिए कैसे, आप खुद सोचिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको, देख लीजिए। यहाँ पर अगर इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि इसको डी ओमेगा और अल्फा इंटू डी टी है। देखिए यहाँ पर जो होता है अल्फा कांस्टेंट होता है हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट का साइन कीजिएगा तो आप खुद सोचिए क्या कीजिएगा। जब इनिशियल टाइम होगा, हो सकता है उस समय पंखे का रफ्तार ओमेगा 1 होगा, टी टाइम के बाद इसका स्पीड जो है ओमेगा 2 हो गया होगा। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, और आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। उसी तरह से अल्फा यहाँ बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से t तक हो जाएगा। अब अपर लिमिट को जब अरेंज करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू अल्फा और t माइनस 0 होगा, और इसी को लिख सकते हैं ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा t लिख सकते हैं। नाउ आप ऐसा भी पढ़े हैं, अभी अभी पढ़े हैं डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। जैसे वहां हम लोग करते थे उसी तरह से आप डी थीटा का इंटीग्रेशन कीजिएगा, और ओमेगा के बदले ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्या, ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी और ब्रैकेट में डी टी, और इंटीग्रेट अगर दोनों तरफ करते हैं तो यहाँ पर 0 से t इंटीग्रेशन होगा क्योंकि टाइम फंक्शन में है, यहाँ 0 से थीटा तक इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए डी थीटा का तो थीटा हो जाएगा और 0 से थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये ऐसे बारी बारी से होगा, ओमेगा 1 इंटू डी टी होगा 0 से t होगा, आप प्लस अल्फा t इंटू डी टी होगा 0 से t होगा। ये थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा 1 बाहर, dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से t होगा, और अल्फा बाहर t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 0 से t। अब देख लिए थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा 1 t माइनस 0 लिमिट पुट कीजिएगा तब, और अल्फा बाई 2 होगा और t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होगा। इसलिए थीटा इक्वल टू हो गया ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर होगा। बात समझिए इसी तरह से। देखिए हम लोग काइनेमेटिक्स में इसी तरह से फॉर्मूला देखिए, इसमें हम ज्यादा लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स में पूरा लैंग्वेज लिखाते थे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से भाग रहा है उसको पकड़िए और दिमाग में चलाइए बात कि वहां और यहाँ में क्या रिलेशन हो रहा है। हम पहले ही बोले थे, पिछले क्लास में भी बोले थे कि थोड़ा लिनियर काइनेमेटिक्स को देख दाख के रखिएगा अच्छे से, है ना। और देखिए सब कुछ एकदम उसी के जैसा चल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जब इसमें आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक फार्मूला हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते थे, याद कीजिए। सिमिलरली हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं ऐसे, इसको डी थीटा से ऊपर नीचे अपने मन से गुना भाग कर दीजिए, डी थीटा से ऊपर नीचे अपने मन से गुना भाग कर दीजिए तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, और डी थीटा बजाने अल्फा डी ओमेगा इंटू ओमेगा बाई डी थीटा बचेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा और अल्फा इंटू डी थीटा बचेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिएगा तो यहाँ आपको देख लीजिए ध्यान से, जब थीटा का इंटीग्रेशन है तो 0 से थीटा तक करेंगे और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 होगा। आए बात समझ में? अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ ओमेगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा और ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 तक हो जाएगा। अल्फा बाहर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और 0 से थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब 1/2 बाहर निकालेंगे तो ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा और थीटा -0 है। ठीक है, अब इस 2 को उधर लेके चले जाइए तो ओमेगा 2 का स्क्वायर हो गया, ओमेगा 1 का स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा थीटा हो गया और तब ना फार्मूला ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आप लोग भी आज एकदम हर हाल में सारा फार्मूला को अपने से डिराइव कर लीजिए, तब दिमाग में परमानेंटली सेट कर जाएगा। अगर नहीं डिराइव कीजिएगा तो परमानेंटली कैसे सेट करेगा, आप खुद सोचिए ना। 5-6 बार तो प्रैक्टिस चाहिए ही एट एनी कंडीशन, किसी भी कॉस्ट पे आपको ये कंडीशन आपको चाहिए ही हर हाल में। तो देख रहे हैं ना, लीनियर काइनेमेटिक्स और रोटेशनल काइनेमेटिक्स में सिमिलरिटी है 100%, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं भाग रहा है। और बात भी आप लोग समझ चुके होंगे क्या करना है। अब इसको साफ करते हैं, इसके बाद फिर ग्राफिकल व्यू की बात करेंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत भारी नहीं है, बस इतना आप सोच लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस जरूर चाहिए, बिना प्रैक्टिस का तो वर्क होगा नहीं। बस सोच लीजिए यहाँ पर। है ना, वर्क तो करना पड़ेगा, प्रोसेस से आना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। चलिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अगर बात समझते हैं अच्छी तरह से तो देखिए क्या होगा, उस प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले ग्राफिकल व्यू में आते हैं। ग्राफिकल व्यू आप याद कीजिए, फिर से वही यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में आते हैं। पहला केस में आते हैं यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो आप खुद बताइए यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में क्या होगा। आने की यहाँ ओमेगा जो होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो 0 होगा। यही दो कंडीशन है। ओमेगा जो होगा इसमें कांस्टेंट होगा और तब हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं, जैसे लीनियर काइनेमेटिक्स में ग्राफ सिखाए थे उसी तरह से हम तीनों ग्राफ को एक ही लाइन पर खींचना चाहते हैं। कौन कौन ग्राफ है वो आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात, है ना। कौन कौन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ और थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ। आए बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो, जैसे x y का ग्राफ खींच रहे हैं और y बराबर 0 का ग्राफ खींचना हो, तो y बराबर 0 का ग्राफ कहां से चलेगा, तो सिर्फ x के पर एक्सिस पर चलेगा, सिर्फ x एक्सिस पर चलेगा। यानी बात को ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ कहां चलेगा, आपका x एक्सिस पर चलेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट हो, y बराबर 5 हो, तो याद कीजिए ग्राफ का व्यू को। और हम बोले हैं जिनको ग्राफ नहीं समझ में आता है, हम ग्राफ पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर वीडियो प्रेजेंट है, वो तीनों चारों लेक्चर को आराम से देख लीजिए। ग्राफ कैसे खिंचाता है उसका सारा प्रोसेस और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एक ही फार्मूला होता है और ये बाई इक्वल टू एम एक्स होता है, याद कर लीजिए बात को। यानी यहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी एक फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और ये बाई है, ये एम एक्स है। तो बाई बराबर एम एक्स का ग्राफ ये होता है। इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन रोटेशनल मोशन में अल्फा टी का ग्राफ ये होगा, ओमेगा टी का ग्राफ वो होगा और थीटा टी का ग्राफ ये होगा।
इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड, जैसे पंखा चालू किए हैं, शुरुआत में बंद था तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन का ग्राफ क्या होगा उसको देखना चाहते हैं। एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन में क्या होगा? ओमेगा जो होगा इंक्रीज विथ टाइम, IM से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज विथ टाइम, पूरा लिख के देते हैं, टेंशन मत लीजिए, इंक्रीज विथ टाइम। और अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। क्या होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जब ग्राफ खींचने चलिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर भी तीनों ग्राफ को एक ही साथ खींच देते हैं। देख लिए ध्यान से यहाँ पर अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है। देख लिए ध्यान से। यहाँ भी ये अल्फा टी का ग्राफ है, यहाँ पर भी ये ओमेगा टी का ग्राफ है, यहाँ पर भी ये थीटा टी का ग्राफ है। अब देखिए अल्फा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्या है आपका? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और अगर पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा ग्राफ जो है ये ओमेगा 2 इक्वल टू होता है ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ओमेगा 1 अगर 0 हो तो ओमेगा 2 इक्वल टू होगा अल्फा इंटू टी। और ये बाई एक्सिस पर है और ये mx हो गया। यानी कि ग्राफ जो होगा इसका ऐसा होगा, इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू जो होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा जा रहा है, यानी बाई इक्वल टू mx स्क्वायर है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऊपर की ओर मुंह ऐसा खुलेगा। यानी कि सोच लीजिए प्रॉपर्टीज बदल गया, ग्राफ का नेचर नहीं बदला है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, जो है ना, प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, बैठ करके मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, तभी मजा आएगा इसका क्वेश्चन बनाने में। आपको नया नया टर्म आ रहा है, जब तक आप नहीं करेंगे कोशिश तब तक कैसे मजा आएगा आपको? ये बात खुद सोचिए ना आप। और देखिए बहुत आसान है, पीछे रिवीजन है ना, तो इसमें कोई दम नहीं है, सब कुछ वही है, बस समझने का फेर है। सब कुछ वही है, बस समझने का फेर है। इस बात को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स किस प्रकार से होगा उस बात को समझने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़े। देखिए ये हुआ ग्राफिकल व्यू में आपका दो गो। अब डिसलेटेड रोटेशनल मोशन क्या होगा उसकी बात करते हैं, या रिटार्डिंग डिसलरेटेड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, डिसलरेटेड रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। इसमें आप बात समझते हैं कि अल्फा जो होगा निगेटिव और कांस्टेंट होगा, मतलब निगेटिव वैल्यू, ठीक है, जबकि ओमेगा होगा डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम होगा, टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज करेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और तब यहाँ पर अगर ग्राफिकल व्यू की बात करेंगे तो क्या होगा उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ, ये ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ, और ये थीटा वर्सेस टी का ग्राफ। देखिए अल्फा जो है निगेटिव कांस्टेंट है, तो ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस नहीं नेगेटिव में जाएंगे और माइनस अल्फा होगा। अब देखिए ओमेगा 2 अगर लिखते हैं तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ होगा माइनस अल्फा टी होगा। ओमेगा 1 को गायब कर देते हैं, अल्फा नेगेटिव में है इसलिए माइनस अल्फा होगा।
तो यह ग्राफ जो है यहाँ से ओरिजिन से तो नीचे यहाँ की पे ओर अल्फा भागेगा। कांस्टेंट कैसे हुआ? अल्फा कहाँ कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि रिटार्डिंग मोशन में देखिए आपको एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि रियल लाइफ में आप जो फार्मूला पढ़े हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू वहां कांस्टेंट होता है। आज तक बताइए लिनियर मोशन में जितना क्वेश्चन बनाए हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो क्या ए वैरी करता है क्वेश्चन में? नहीं वैरी करता है, आपका v वैरी करता है। ए वैरी करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, जो कि आपके सिलेबस में कहीं ये नहीं है पढ़ना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना आगे। एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, देखिए एक यूनिफॉर्म, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ड होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी वेरी करेगा, यानी जिसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा कांस्टेंट। एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें अल्फा कांस्टेंट होगा। एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उसमें अल्फा जो है या फिर एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल होगा। इसका कोई फार्मूला आज तक आप नहीं पढ़े हैं, वो आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, उसका सारा फार्मूला जो है इंटीग्रेशन फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए उसका डिस्कशन ही नहीं कीजिए, अल्फा ऑलवेज कांस्टेंट ही आपके सिलेबस में पढ़ना है ना, वो नेगेटिव रहे। जैसे एक्सेलरेशन +5 है, एक्सेलरेशन अगर +5 है तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, वेलोसिटी है 1 सेकंड में 5 हो जाएगा, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, 5 सेकंड में 25, ऐसे हो जाएगा। अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है। अल्फा अगर नेगेटिव कांस्टेंट रहता तो इनिशियल स्पीड ज्यादा रहता, तो 50 अगर इनिशियल स्पीड है तो 1 सेकंड बाद 45 होगा, 2 सेकंड बाद 40 होगा, 3 सेकंड बाद 35 होगा, 4 सेकंड बाद 30 होगा, ऐसे घटेगा। नेगेटिव का मतलब यही होगा। समझ में आ गया कि आप कुछ पूछना है? बोलिए। नो सर। देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका, इसका ग्राफ ऐसा होगा एकदम। देखिए कहिए सर बड़ा आप थ्योरी अभी पढ़ा रहे हैं आजकल, नहीं तो क्या करें, रोटेशन में इतना ही थ्योरी है, इतना ही कंसेप्ट है, इसको जानना ही पड़ेगा। देखिए बुक में बहुत कम दिया रहता है, अगर आप हम चाहते तो छोड़ के भी निकल सकते, आपको बुक में मिलेगा भी नहीं। एनसीईआरटी बुक मिल जाइएगा तो उसमें नहीं मिलेगा, एससी वाला नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चन दे लें, सबका क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ग्राफ पर आपको नहीं पढ़ा है, कोई बुक में जल्दी नहीं दिया रहता है। लेकिन समझने के लिए इसको समझना जरूरी है कि हम लीनियर जो पढ़े वही रोटेशनल है, इसके लिए आपको सब कुछ उसके जैसा देखना जरूरी है, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए, तभी ऐसा काम आपके साथ बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्यों ग्राफ ऐसा हुआ वो आप समझ चुके होंगे कि थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों का आप ग्राफ देख चुके हैं क्या होगा जो। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो बहुत कुछ अभी समझना बाकी है। क्या समझना बाकी है? तो देखिए गौर से अगर समझते हैं आप, तो थीटा टी का ग्राफ एक हम लेते हैं, सिंपल लेते हैं, ये थीटा वर्सेस टी का ग्राफ है, ये थीटा वर्सेस टी का ग्राफ है ना, एंगल वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ यहां निकालते हैं, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। स्लोप मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी थीटा बाई टी, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। एरिया ऑफ ग्राफ निकालिए, इसका एरिया ऑफ ग्राफ, सब कुछ ध्यान से देखिए। तो क्या होगा? हाफ थीटा इंटू टी, ये होगा नथिंग, कुछ भी नहीं बताएगा। देख लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आपका दूसरा ग्राफ खींच रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दूसरा ग्राफ है जो ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ है, उसका भी एक ग्राफ खींच देते हैं। क्वेश्चन कब कहां से बदल जाएगा उसका पता नहीं है, बस इतनी सोच लीजिए। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा बाई टी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में ओमेगा है बाई टी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा। और एरिया ऑफ ग्राफ क्या बताएगा? एरिया ऑफ ग्राफ की अगर बात कीजिएगा
तो हाफ इंटू ओमेगा इंटू टी होगा, यानी कि थीटा एंगल बताएगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतलाएगा ये कि कितना हो गया। बात समझ में आ गया? देख लीजिए ध्यान से, अब सबका समरी वहां पर करवा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए अच्छी तरह से, सबका समरी हो रहा है यहाँ पर, बस इतना ही समझ लेना है आपको। एक अभी और बचा हुआ है, कौन? आपका एंगुलर एक्सीलरेशन वर्सेस जो है वो बचा हुआ है। सभी को ध्यान से लर्न करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। आज का थ्योरी अगर याद करके नहीं जाइएगा तो कैसे क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज का फॉर्मूला कंसेप्ट अगर नहीं याद रहेगा तो रोटेशन में आगे बिल्कुल आप नहीं बढ़ सकते हैं, बस इतना ही सोच लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग ग्राफ एक अगला बना रहे हैं, थीटा भर अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ है, देख लीजिए ध्यान से। अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ है, किसका है? आपका अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या होगा, है ना। तो अल्फा वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा उसको अगर ध्यान से आप समझते हैं अच्छी तरह से तो क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पर अल्फा वर्सेस जो टी का ग्राफ है, क्या है? अल्फा वर्सेस टी का जो ग्राफ है ना, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डालिएगा तो क्या होगा। तो अल्फा वर्सेस टी में ग्राफ में आप चलिएगा तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा, बोलिए जल्दी से, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी की बात कीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ की जब बात कीजिएगा तो अल्फा बाई टी होगा। अल्फा बाई टी कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी नथिंग, ये कुछ नहीं बतलाएगा आपको। लेकिन यही एरिया ऑफ ग्राफ निकालिएगा, एरिया ऑफ ग्राफ की अगर बात कीजिएगा आप तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा ये सोचिए। अब एरिया ऑफ ग्राफ निकालिएगा तो हाफ अल्फा टी, देख लीजिए ध्यान से, तो ये एंगुलर वेलोसिटी बताएगा, क्या बताएगा? एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। अब देखिए ध्यान से, ग्राफ में हम लोग कितने चीज पढ़े हैं? ग्राफ में हम लोग 3 चीज पढ़ लिए हैं। कितना चीज पढ़ लिए हैं? आपका 3 चीज पढ़ लिए हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब 3 चीज पढ़ लिए तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? सबसे पहले थीटा वर्सेस टी का ग्राफ पढ़े, फिर ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ पढ़े, फिर अल्फा वर्सेस टी का ग्राफ पढ़े। अब एक बात ध्यान से फिर से दिमाग में सोचिए कि ये स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप मतलब होता है ढाल, ढुलाव, ढुलाव मतलब नीचे उतरना, और एरिया मतलब होता है गुना। एरिया ऑफ ग्राफ क्या बताएगा? एरिया मतलब होता है गुना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा भाई? तो आपको स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा? नीचे उतर के, मतलब थीटा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, थीटा टी का स्लोप जो है ओमेगा बतलाएगा, ओमेगा टी का स्लोप है जो अल्फा बतलाएगा, और ओमेगा अल्फा टी का स्लोप जो है कुछ नहीं बतलाएगा। उसी तरह से एरिया अल्फा टी का ओमेगा बताएगा, ओमेगा टी का एरिया थीटा बताएगा, थीटा टी का एरिया कुछ नहीं बताएगा। यानी ये कुछ नहीं बतलाएगा और यहाँ कुछ नहीं बतलाएगा। तो लर्न करने का भी टेक्निक बता दिए कि आपको क्या टेक्निक है। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़े, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़े, फिर ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़े, फिर थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़े, सब पढ़ लिए हम लोग। तो आपको वहां से ऊपर उतरना है, यानी थीटा टी स्लोप में नीचे चले जाइए ओमेगा, ओमेगा टी स्लोप में चले जाइए अल्फा, अल्फा का स्लोप नीचे कुछ नहीं तो नथिंग। एरिया में उल्टा, अल्फा टी का एरिया ओमेगा बताएगा, ओमेगा टी का एरिया जो है थीटा बताएगा, थीटा टी का एरिया ऊपर कुछ नहीं यानी नथिंग बताएगा। तो ये था लिनियर काइनेमेटिक्स। अब इसमें फ्री फॉल नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, बेसिक वाला है वो कन्वर्सन है। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स का थ्योरी समाप्त हुआ है। आपको करना क्या है, एससी बर्मा में 1 से लेकर के 8 तक का सारा प्रॉब्लम बना लेना है। एससी बर्मा कहां से कहां तक होमवर्क है आपका? 1 से लेकर के कहां तक? 8 नंबर एससी बर्मा रोटेशन का, उसमें सारा इसी पर आधारित क्वेश्चन है। उसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, यूनिट वगैरह सोच करके बनाइएगा, तब जाके काम बनेगा आपको, ठीक है। और फिर अगले क्लास में उसका सारा क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन हम अलग से भी भेज देंगे, है ना। तो आपको मजा आ जाएगा। और किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो हमको बतलाइए, क्योंकि 2 मिनट के बाद ऐसे भी क्लास एंड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास कल है? नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, कल क्लास नहीं रहता, ये आपको
टीटीएस में ही रहता है 2 बजे से। ठीक है, और कोई है तो बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया ना? देखिए आज का वीडियो जितना बार देखना है देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिएगा बात को, तभी मजा आएगा आपको, क्योंकि नहीं तो फिर फार्मूला याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा, तो हमको बताने का भी कोई फायदा नहीं हो सकता है फिर आपके लिए, है ना? और अब तो ऑफलाइन भी क्लास आप लोग का भी चालू कर रहे हैं, सोमवार देखते हैं, हम मैसेज कर देंगे सब लोगों को। ठीक है, तो मीटिंग इन कर दें, बोलिए जल्दी से।